हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी को और अधिक बल प्रदान करने के लिए आज फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं हिंदी के जो क्लास संख्या 7वीं को लेकर। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है यह वीडियो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति आप सभी लोगों को यह वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले की वीडियो में बहुत प्यार दिया है, सहयोग किया है और आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, या, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? यहाँ पर जो व्यंजन दिए गए हैं य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो क्या ये ऊष्म व्यंजन है, क्या अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर अयोगवाह व्यंजन है? तो आप लोगों को बताना है कि य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या 4 होती है, जो कि आप लोगों को दिए गए हैं। अगर हम बात करें ऊष्म व्यंजन की बात करें तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो कि इस प्रकार है श, श, स और ह। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर हम लोग बात करें स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो आप कहेंगे 25 होती है। कौन से होते हैं? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। अयोगवाह 2 हैं। कितने हैं? तो 2। इसको आप लोग एक को कहेंगे अनुस्वार, क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, और एक को कहेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। अर्थात अनुस्वार का मतलब अंग और आहा। क्लियर है? तो आप बहुत ही बेहतर समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है, सही लिखा है। क्या संन्यास सही लिखा है, क्या प्रत्युपकार सही लिखा है, दुरावस्था सही लिखा है या फिर कैलाश सही लिखा है? तो किस शब्द की वर्तनी सही है ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द लिखा है वो लिखा है संन्यास। संन्यास की वर्तनी शुद्ध है। प्रत्युपकार यह गलत लिखा है। ये इस प्रकार से होता है, प्रत्युपकार नहीं होता, प्रत्युपकार होता है। क्लियर है? प्रत्युपकार होता है, उप की मात्रा होती है। जबकि दुरावस्था गलत लिखा है। यहाँ पर होता है दुर्वस्था होता है, दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता है। और यह कैलाश भी गलत लिखा है। इसकी वर्तनी जो सही होगी वो कैलाश हो जाएगी। ठीक है? कैलाश हो जाएगी, यानी कि दंत सा होगा, मूर्धन्य सा नहीं होगा। क्लियर है? तो आप लोग इन वर्तनी को भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जो शब्द दिया है कावेरी, तो यह पूछा है कि यह किस संज्ञा का भेद है। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि जो कावेरी शब्द है क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्या समूहवाचक होगा, जातिवाचक होगा या फिर भाववाचक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नामों को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 4, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यानी कि यह। ठीक है? इसको आप रेखांकित करेंगे। यह जो है वह किस प्रकार का पद है? क्या संज्ञा पद है, क्या संकेतवाचक, सार्वनामिक, यहां लिखेंगे सार्वनामिक, विशेषण
या फिर विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो आपको बताना है कि जो यह शब्द है यह कैसा है। तो इस आप जब कहेंगे यह, यानी कि किसी वस्तु के लिए आप जब बता रहे हैं तो कहेंगे यह वस्तु, यानी कि आप उस वस्तु की ओर यह से जो यह शब्द है यानी क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं संकेत कर रहे हैं। और यह जो है ये क्या है, सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा, यह जो है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 5, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए, क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 2 होते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं या फिर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 6, 2। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा सही हो जाएगा। तो जो विशेषण होते हैं उनके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क्लियर है, 4 भेद होते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर कौन कौन से भेद होते हैं तो आप बताएंगे, अभी मैंने एक बताया था सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है, सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरे की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और अगर हम लास्ट चौथे की बात करें तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल विशेषणों की संख्या जो है, जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं। क्लियर है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं। क्या धातु कहते हैं, क्या काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं या फिर काल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है तेज गति, तो अगर पूछा जाए तेज गति कैसा विशेषण है तो आप बताएंगे यह क्रिया विशेषण है या क्या शब्द है, तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि तेज गति से दौड़ रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। लेकिन क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। क्या स्थानवाचक है, क्या परिमाणवाचक है, कालवाचक है या फिर रीतिवाचक है। तो यहाँ पर जो होगा स्थानवाचक विशेषण का मतलब है स्थान की विशेषता बताने वाले, कालवाचक का मतलब है समय का बोध कराने वाले, और रीति का मतलब है किसी पद्धति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग रीतिवाचक विशेषण कहेंगे। जबकि परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है ये न्यूनता का बोध कराते हैं, अधिकता का बोध कराते हैं, तेज का बोध कराते हैं, तुलनात्मक चीज़ों का भी ये बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जो है तेज गति परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। हमें बताना है विधुर का स्त्रीलिंग। विधुर का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो उसे विधुर कहते हैं। तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या विधुराइन होगा, विधुरी होगा, विधवा होगा या फिर विधुरनी होगा। तो आप कहेंगे कि विधवा का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसके पति का देहांत हो गया हो तो उसे विधवा कहते हैं, अर्थात विधुर का स्त्रीलिंग विधवा हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है।
हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द बताना है। क्या प्राण एक वचन है, क्या दर्शन एक वचन है, होठ एक वचन है या फिर तेल एक वचन है। तो क्यों कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एक वचन दिया है वो तेल शब्द एक वचन होगा, यानी कि तरल पदार्थ जो है वे एक वचन होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ जो होते हैं वे एक वचन होते हैं। बात समझ रहे हैं? एक वचन होते हैं, जबकि प्राण, होठ और दर्शन ये क्या है? ये बहुवचन के शब्द हैं। ठीक है, बहुवचन के शब्द हैं। इसी प्रकार अन्य बहुवचन शब्द जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे लोग जो है ये भी बहुवचन में आता है। ठीक है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अक्षत एक शब्द होता है, सदैव बहुवचन होता है। सदैव बहुवचन में दाम होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? क्या करण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है? तो यहाँ पर बताएंगे कि जहाँ पर कोई शब्द आ जाए जैसे में या फिर पर शब्द लग जाए तो वो होता है अधिकरण कारक का जो है कारक चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ आप जानते हैं कि कुर्सी और शब्द लगा है पर, अर्थात यहाँ पर जो है वो अधिकरण कारक होगा। कुर्सी अधिकरण, यानी कि इस कुर्सी पर किसी का अधिकार है। ठीक है, किसी का अधिकार है। जैसे अगर कहा जाए कि घर में, तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11, इनमें से तद्भव है। हमको तद्भव शब्द बताना है। क्या वानर है, क्या बंदर है, पवन है या फिर पर्यंक है? शब्द एक होता है तत्सम और एक शब्द होता है तद्भव। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो शुद्ध एवं संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, और तद्भव यानी कि उनका बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो यहाँ पर कौन सा तद्भव है? क्या वानर है, क्या बंदर है, पवन है या फिर पर्यंक है? तो आप बताएंगे कि दिए गए शब्दों में बंदर शब्द तद्भव शब्द है। क्या है? बंदर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होगा वो वानर होगा, जबकि पवन तत्सम है, पवन का तद्भव होगा तो क्या होगा? हवा होगा। और पर्यंक का तद्भव क्या होगा? तो आप कहेंगे पलंग होगा। क्लियर है? पर्यंक का मतलब पलंग होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, उपसर्ग को कहते हैं, यानी कि उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग एवं प्रत्यय, याद कर लीजिए, प्रत्यय ये क्या होते हैं? ये हमेशा ये शब्दांश होते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग को क्या कहते हैं? इनको शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश नहीं कहते, शब्द नहीं या पद भी नहीं कहते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? क्या मुक्त होगा, क्या सुप्त होगा, लुप्त होगा या फिर ग्राह्य होगा? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक रहा है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो मैं बता दूं, अमृत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विष। ठीक है, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिए गए शब्द हैं, जैसे मुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, मुक्त का जो विलोम होगा वो ग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें सुप्त, तो सुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा, इसका विलोम जागृत हो जाएगा। और लुप्त का विलोम जो होगा, लुप्त का विलोम हो जाएगा व्यक्त, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे व्यक्त हो जाएगा। और ग्राह्य का विलोम जो होगा वो त्याज्य हो जाएगा। क्लियर है? त्याज्य हो जाएगा। और अमृत का विलोम आप जानते हैं कि विष हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रश्नों को एक साथ देखा है। प्रश्न नंबर 14, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो तमस का अर्थ जो होता है वो होता है अंधेरा। ठीक है, क्या होता है? तो तमस का मतलब है अंधेरा, अर्थात इसका समानार्थी जो शब्द होगा
वो अंधकार हो जाएगा। तमाशा जो शब्द है, तमाशा एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना। क्या होता है अर्थ? तो प्रदर्शन करना होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ परेड भी हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का मतलब आप जानते हैं कि उजाला होता है, रोशनी होता है। ठीक है, रोशनी होता है। रस्सी आप लोग जानते हैं, रस्सी का जो पर्याय होगा, जो समानार्थी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग डोर बोलते हैं या डोरी बोलते हैं। ठीक है, डोर या डोरी बोलते हैं। इसी को हम लोग सुतली भी बोलते हैं। तो ये रस्सी के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पत्र शब्द दिया है, पूछा है कि इसका अर्थ नहीं होता है। क्या पत्ता नहीं होगा, क्या पंख, चिट्ठी या फिर लेख? तो मैं बता दूं आपको कि पत्र के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं। तो चिट्ठी, पंख और पत्ता सभी होते हैं, जबकि पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, शोकाकुल में समास है। दिए गए शब्द में आपको समास बताना है। क्या तत्पुरुष समास है, क्या कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो शोकाकुल का जब हम करेंगे विग्रह, यानी कि समास विग्रह करेंगे, तो इसका जो समास विग्रह निकलेगा वो निकलेगा शोक। क्या निकलेगा? शोक से आकुल। ठीक है, शोक से आकुल निकलेगा। यहाँ पर हमें दिया है कारक चिन्ह दिया है जो से है, तो जिन समासिक विग्रह में कारक चिन्ह लगा हो वहाँ पर हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास हो जाता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 17, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? क्या 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है या फिर 8 प्रकार से होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग देखेंगे कि वाक्य जो होता है, जब हम वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम 2 भागों में, इसका 2 रूपों में वर्गीकरण करते हैं। एक होता है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, आधार पर वाक्य हो जाता है। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य होंगे। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 18, हास्य रस का स्थायी भाव है। क्या हास होगा, क्या रति होगा, रौद्र होगा या फिर विभत्स हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। जबकि रति जो आपका स्थायी भाव दिया है वो किसका होगा? तो आप बताएंगे ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव दिया है, श्रृंगार रस। और जो रौद्र जो स्थायी भाव दिया है, तो रौद्र किसका स्थायी भाव होगा? रौद्र जो है किसका स्थायी? तो आप बताएंगे कि रौद्र जो है ये स्थायी भाव नहीं, जबकि ये एक रस है। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है उसे हम लोग क्रोध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। और इसी प्रकार से विभत्स भी ये क्या है? ये रस है। और इसका स्थायी भाव जो होता है विभत्स का, वो जुगुप्सा होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे जुगुप्सा हो जाएगा। क्लियर है। रसों की संख्या अगर पूछी जाए तो रस कुल कितने रस होते हैं? तो आप कहना 9 रस होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। मेरी आंखें खोल दी का अर्थ क्या होगा? क्या भ्रम को दूर करना है, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना या फिर अंधकार दूर करना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी डी में? आंखें खोल देने के मुहावरे का अर्थ जो होता है
वो भ्रम को दूर करना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पर एक लोकोक्ति दी गई है, आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ क्या होगा। क्या जल्दी से कार्य करना है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना है, मुसीबत आने से घबरा जाना या फिर कुआं खोदकर पुण्य कमाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में। तो आप बताएंगे कि आग लगने पर कुआं खोदना अर्थात संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का अपना प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक बेहतरीन वीडियो पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर बेहतर तैयारी करते रहें। हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट, नए नए विषयों में और बेहतरीन कंटेंट जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा, लेकर आते रहेंगे। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और जो लोग भी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग भी हमसे जुड़ जाएं, ताकि आप सभी लोगों को भी बेहतर से बेहतर वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।